के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कुछ यौगिक जो हम पढ़ रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, उन महत्वपूर्ण यौगिकों में हमने लगभग धावन सोडे तक पढ़ लिया था, यानी हमने 5वां 6ठा बिंदु क्लियर कर लिया था। अब अगला बिंदु है जो भी है 6ठा 7वां जो भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बिल्कुल अच्छा बिंदु है, मोस्ट बिंदु है। जैसे हमने व्यंजक चूर्ण को पढ़ा था मोस्टली, ऐसे ही इस तरह से इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये इसके चांसेस हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझना, ध्यान से समझना। और सबसे छोटा बिंदु भी है उनके अपेक्षा। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने धावन सोडे को पढ़ा था, द बेकिंग सोडा पढ़ा, धावन सोडे को हमने पढ़ा, धावन सोडे के बारे में हमने कंप्लीट समझा था। अब अगला बिंदु है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका व्याख्यात नाम है? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कह रहे हैं, ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट का भी तो करें, ये रहा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, तो कैल्शियम सल्फेट है। अर्ध का मतलब आधा, 1/2 अर्धहाइड्रेट जल का अणु। तो समझ रहे हो? तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 × 1/2 H2O, यानी जल के जो क्रिस्टलन जल है, इसमें जो शेष बचता है क्रिस्टलन जल, वो कितना होता है? अर्धहाइड्रेट 1/2। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O, यानी इसका जो रासायनिक नाम होगा फिर वो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु होगा। अब इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? देखिए, क्या हुआ, सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको बनाया गया था। किस पर? एक निश्चित ताप पर इसको गर्म करके बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। इस कारण को प्लास्टर ऑफ पेरिस था। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे प्राप्त किया गया था, बनाया गया था। अब बनाया कैसे गया था उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया था। वो यूं था कि कैल्शियम सल्फेट जो था उसको एक निश्चित ताप पर, जो कितना होता है 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया, तो देखा कि कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु शेष बचता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो अब ये चीजें आपको समझ में आई कि इसको जो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 का × 1/2 H2O, यानी कैल्शियम, इसका जो रासायनिक अब नाम होगा वो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया था? इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे बनाया गया था, इस कारण इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? POP। P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन ये बनाया कैसे गया था? इसको बनाते कैसे हैं ये समझ लीजिए। देखिए, इसको बनाते कैसे हैं? जब कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 का होल 12। कैल्शियम सल्फेट में जो क्रिस्टल जल के रूप में 2 अणु होते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट को एक निश्चित ताप, जो कितना होता है 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या बचता है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु 1/2 H2 बचता है, प्लस 3 जल के अणु जो हैं। अब देखिए, तुम कहोगे साहब यहाँ पे 2 अणु थे, यहाँ 3 कैसे आ गया? देखिए, ये 3 जो है ना, जब मैं अगर इसको इस तरह से लिखूंगा, 1.5 बचेगा ना, 2 में से आधा तो यहाँ आ गया, अर्ध, तो 1.5 बचा ना 2 में से, तो इसको 2 × 2 और 1 3 3/2,
तो उस 2 को दिखा, इस कारण से 3 बच गया है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप इतना भी लिख सकते हो, इसको मिटा के आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से समीकरणों में यहाँ भी 2 लगा रखा है, अब यहाँ भी 2 लगा रखा है, ये संतुलित करने के लिए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा था तुमसे, लगाना चाहो 2 लगा सकते हो, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये जो बचा है ना, ये कहाँ 3 कैसे आ रहा था मैं तुम्हें बता रहा था। तो आपको क्या याद रखना है कि जब जिप्सम को, जिसका सूत्र क्या है CaSO4 × 2H2, कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं। जब जिप्सम को कैसे बनाया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको, जब जिप्सम को एक निश्चित ताप, कितना होता है 393 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु बचता है, जिसे क्या कहते हैं POC, यानी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके गुण देखिए। इसका पहला गुण क्या है, यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस चिकना पदार्थ। अब क्रिस्टलीय शब्द को ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिखना है आपको, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। और तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखा, टूटी हड्डी पे जब प्लास्टर चढ़ाते हैं, प्लास्टर करवा रखा, हड्डी टूट जाती है, ये चौक भी इसी का बनता है। बहुत सी सजावट के सामान उपयोग में हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को, लेकिन आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखा है, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है वही तो होता है। ये बस फर्क इतना होता है कि जो पट्टी होती है पट्टी करने वाली, उस पर इसके घोल को बिछा देते हैं और पानी में निकालते हैं, क्योंकि गर्म होता है, इसमें चूने टाइप की कुछ चीजें होती हैं, तब उसको हाथ से उस टूटी हुई जगह पर लगा देते हैं, सपोर्ट करता है, उसको हाथ जुड़ जाता है। तो पहला गुण क्या है इसका, यह है श्वेत सफेद रंग का ठोस यानी कठोर चिकना पदार्थ है। दूसरा गुण क्या है इसको, यदि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिला दें, यानी इसमें जल मिलाने पर ये 15 से लेकर के 20 मिनट के अंदर जमकर कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। चेक कर लो एक बार कैसे ठोस हो जाता है। तो पहला गुण क्या था इसका, ये श्वेत क्रिस्टलीय, श्वेत कठोर चिकना पदार्थ होता है। दूसरा क्या है, इसमें जल मिलाने पर ये 15 से लेकर के कितने मिनट में, 20 मिनट में जमकर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, जम करके ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या करते हैं इसको, कैसे हो जाता है, वही चीज CA, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई, 1/2 इसमें जल के अणु मिला लेते हैं उस 3 को, तो ये कैसा हो जाएगा, जम करके कठोर हो जाएगा, यानी CaSO4 × 2H2, ये बदल जाएगा, हो गया जमकर कठोर ठोस हो जाता है। कब, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला करके उसमें 15 से 20 मिनट बाद उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं वो जम करके ठोस यानी ठोस अवस्था में आएगा, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इस समीकरण को ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके उपयोग देखिए, उपयोग के लिए जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपयोग देखिए। पहला उपयोग क्या है इसका, पहला उपयोग है डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। तुमने देखा जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो पहला उपयोग क्या है इसका, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, पहला। दूसरा, दंत चिकित्सा में, जो हमारे दांत टूट जाते हैं या फिर जब गबड़े में से दांत खत्म हो जाते हैं वृद्धावस्था में, तो फिर इनको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जमाकर उनका बनाते हैं ना दंत, जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं, लगाते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं, आर्टिफिशियल दांत, यानी दंत चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तीसरा उपयोग क्या है इसका, चौक बनाने में, ये चौक होते हैं इसका पाउडर, इससे चौक बनाने में। चौथा उपयोग क्या है इसका, सजावट के सामान, जैसे मूर्तियां, खिलौने बनाने में। सजावट का जो सामान होता है, आर्टिफिशियल दिखाने में जो सामान होता है, आजकल वो बच्चों के खिलौने, सजावट के सामान, मूर्तियां जो दीपावली पर बिकती हैं, वो सब इनकी बनाई जाती है, समझ रहे हो। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, तो आपको याद रखना है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उपयोग क्या है, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है, चौक बनाने में इसका उपयोग होता है, सजावट के सामान, मूर्ति, खिलौने आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। भवन निर्माण में तुमने देखा है बिल्डिंग बनती है तो इसका प्लास्टर करवाते हैं, पीओपी कराते हैं ना, कि इसका पीओपी करवा रहा हूँ मैं सफेद रंग का। तो भवन निर्माण में 5वां क्या है इसका, भवन निर्माण में, मकान बनाने में, भवन निर्माण के बाद उसका प्लास्टर कराते हैं ना, ऊपर प्लास्टर के बाद पीओपी कराते हैं।
तो अब आपको समझ में आया। एक बार मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए। हम पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका छठा बिंदु है, किसका, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में छठा बिंदु जो कि अच्छा है, मोस्ट है। क्या लिखना है आपको, लिखना है कैल्शियम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2 होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम। रासायनिक सूत्र तो CaSO4 × 1/2H2 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया फिर, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु होता है। अब इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को एक निश्चित ताप पर गर्म करके बनाया गया था। इस कारण से फ्रांस की राजधानी पेरिस के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, POP भी कहते हैं, P4 प्लास्टर ऑफ P4 पेरिस, यानी इसको शॉर्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, लिखना है आपको, समीकरण को लिखना है। जब कैल्शियम सल्फेट को एक निश्चित ताप, जो कितना होता है 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु शेष बचता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब कैल्शियम सल्फेट को एक निश्चित ताप 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अणु बचता है, जिसे क्या कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे ना समझ में। अब इसके गुण देखिए, पहला गुण क्या है, ये शेष चिकना कठोर पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा क्या है, जब यदि हम क्या काम करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाकर इसे 15-20 मिनट बाद छोड़ दें, तो हम देखते हैं कि 15-20 मिनट बाद ये जमकर कठोर अवस्था में आ जाता है, जमकर ठोस हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास वो समीकरण था जो मैंने आपको लिखा है, केवल 2 ही गुण इसके। फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग क्या था इसका, पहला डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, दूसरा है दंत चिकित्सा में, तीसरा है भवन निर्माण में, मकान बनाने में, भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। चौथा उसका उपयोग क्या था, सजावट के सामान, मूर्ति, खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। समझ रहे हो बात को। इसी प्रकार चौक बनाने में ये इसका उपयोग है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिंदु है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और इसमें मोस्ट क्या होता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले से, कि आपको कम से कम उसकी जो निर्माण, जिस बिंदु को आपसे पूछ रहा है, आपको निर्माण विधि याद रखनी है और समीकरण लिखना है। कम से कम 3 गुण याद हो और 3 उपयोग याद। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। आगे देखिए, जो मैं ये लाइन खींचता हूँ ना, मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद होता है। अब ये जिसको मैं लिखूं, जैसे पहले इसका उपयोग था डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डी को जोड़ने में, लिखने में बहुत सारा वक्त जाया होता है। मैं बोलता हूँ, आप जब नोट्स बनाओ तो स्किप करके रोक रोक के इसको बना सकते हो नोट्स। लिखने में बहुत, अब आधे घंटे का टाइम मिलता है, आधे घंटे की क्लास चलती है, क्योंकि आपको पता है 9:30 से 10, अब 31 मिनट तक भी हम नहीं चला सकते, फिर वो स्किप करनी पड़ेगी, वीडियो काटनी पड़ती है, इसलिए लिमिटेड पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीजें नहीं लिखवाता हूँ, आप वीडियो को स्किप करके इनके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारे समाप्त हो चुके हैं। हमने सोडियम क्लोराइड को पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ा, बेकिंग सोडा पढ़ा, धोने का सोडा पढ़ा, व्यंजक चूर्ण पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। तो हमने जो ये बिंदु पढ़े हैं ये समाप्त। अगला बिंदु है साबुन और अपमार्जक। दोनों बिंदु हैं, कॉमन बिंदु हैं। साबुन अपमार्जक क्या, इनको भी अच्छी तरह समझना। देखते हैं, देखिए साबुन अपमार्जक ये जो है ना क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए इसके बारे में। आपने डिटर्जेंट शब्द को भली भांति सुना होगा। डिटर्जेंट जो हमारी पैकिंग की शर्ट आती हैं, आजकल तो बहुत सारे ब्रांड है, रिन है, टाइड है, घड़ी है, बहुत सारे डिटर्जेंट, तो उन पर सब पे लिखा होगा डिटर्जेंट। देखिए ये जो डिटर्जेंट शब्द है, वैसे इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कौन सी, आप इसको लेटिन में, क्योंकि पहले इसको ग्रीक में कहा गया, फिर इसका कॉमन चेंज करके लेटिन भाषा का वर्ड इसको कहा गया, लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सा, डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट सब आप देख रहे हो, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। अगर मैं इसके हिंदी के अर्थ की बात करूं, हिंदी में अर्थ क्या होता है इसका, क्योंकि डिटर्जेंट इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला। ठीक है, तो क्या है,
हम पढ़ रहे हैं साबुन अपमार्जक। आपने डिटर्जेंट शब्द को भली बात ही सुना होगा। डिटर्जेंट जो है लेटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है टू वाइट क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला। अतः साबुन तथा अपमार्जक इस क्षेत्र में काम करते हैं। स्वच्छ करने में कपड़े हों, बर्तन हो, कोई भी हो, स्वच्छ करने में कौन अपमार्जक और साबुनों का, चाहे शेविंग हो, स्वच्छ करते हैं चेहरे को। तो स्वच्छ करने, इसका हिंदी में क्या होता है टू वाइट क्लीन, मतलब स्वच्छ करने वाला। तो साबुन तथा अपमार्जक इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, साबुन को पढ़ते हैं चलो। देखिए साबुन जो है, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। अगर हम बात करें साबुन की तो सबसे पहले ना ये आजकल शैम्पू और ये कंडीशनर और ये जो बहुत सारे ब्रांड रिन है और इस तरह से आपने देखा होगा टाइड है, ये जितने भी आप अपमार्जक के रूप में नए सारे ब्रांड देख रहे हो, ये बहुत बाद की चीजें। लेकिन सबसे पुराने तौर पर हमने किसको बनाया था, साबुन को। तो इस कारण से साबुन जो है सबसे पुराना अपमार्जक। ये दीर्घ श्रृंखला वाले, अब दीर्घ श्रृंखला वाले कौन कौन से कार्बन परमाणु, ये दीर्घ श्रृंखला वाले, बड़ी श्रृंखला वाले कौन कौन से, कार्बन के 12 से लेकर के कार्बन के 18 परमाणु, कार्बन परमाणु के क्या होते हैं, उच्च वसाम्ल। अभी उच्च वसाम्ल कौन कौन से हैं, जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक, ये उच्च वसाम्ल है। उच्च वसाम्लों के कौन कौन से, सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम की जगह मैं के लिख रहा हूं, है ना। तो अब समझ में आया कि साबुन के बारे में आपको याद रखना है। साबुन जो हम पढ़ रहे हैं साबुन के बारे में, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक होता है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले वसाम्ल, उच्च वसाम्ल, जैसे दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन के 12 से लेकर 18 कार्बन परमाणु वाले उच्च वसाम्ल, जैसे कौन कौन से, स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्लों के कौन के लवण होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। कौन, कुछ समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा सुनो। हमने ये स्टार्टिंग में तुम्हें बता चुका हूं, मैं दोबारा से इसको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं साबुन से बता रहा हूं। आपको याद रखना है कि साबुन जो है सबसे पुराना अपमार्जक है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले, साबुन जो है सबसे पुराना अपमार्जक है। दीर्घ श्रृंखला वाले कौन कौन से, कार्बन के 12 से लेकर 18 कार्बन परमाणु के उच्च वसाम्लों, कौन कौन से, स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक के कैसे कैसे लवण होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। साबुन किसके लवण होते हैं, उच्च वसाम्ल, कार्बन की जो बड़ी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु हैं, जिनमें कार्बन के 12 से लेकर 18 कार्बन परमाणु के जो उच्च वसाम्ल, जैसे स्टेरिक, पामेटिक और ओलिक अम्लों के कौन कौन से लवण हो सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब देखिए आगे, अब इनका निर्माण, साबुन का निर्माण कैसे होता है, जब इन उच्च वसाम्ल कौन कौन से, स्टेरिक हो या पामेटिक हो या ओलिक हो, जब इन उच्च वसाम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार हैं, के साथ कराई जाती है, तो साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कुछ बात समझ में आई। क्या पढ़ा कि ये क्या थे, उच्च वसाम्ल कौन कौन से, पामेटिक, ओलिक, स्टारिक आदि के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, कौन, साबुन। इनका निर्माण कैसे होता है, जब उच्च वसाम्लों जैसे पामेटिक, स्टारिक या ओलिक की अभिक्रिया किस किस के साथ, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। चेक करते हैं कैसे बनते हैं साबुन। उच्च वसाम्लों के उदाहरण में आपसे ले रहा हूं, CH2COO। ये क्या हो गया साहब, ये COO क्या एस्टर समूह है। आर का मतलब यहाँ पे देखिए, आपको समझना है, जब आप उच्च कक्षा में पढ़ोगे तो आपको आर के बारे में पता चलेगा। आर यहाँ पर एल्किल समूह है, जिसकी जगह आप कोई भी हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। और आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है, 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आर जो है एस्टर समूह का है, COO। आर जो है एल्किल समूह है, क्या है, एल्किल समूह है, जिसकी जगह आप कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हो। तो मैं इसके 3 नाम ले रहा हूं।
ये क्या है, उच्च वसाम्ल है, चाहे ओलिक हो, पामिटिक हो, स्टारिक हो, स्टेरिक हो, स्टारिक। तो स्टारिक का सूत्र लिया मैंने, किसके साथ कराई जाए इनकी अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। अब ये कितने, 1 2 3, तो इस कारण से इसके भी 3 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्रिया कैसे होगी देखिए, जगह नहीं है थोड़ी सी, है ना, मैं इसको फोर्थली लिख लेता हूं। तो इसका क्या होगा, ये जो एन है ये तो इनके साथ जुड़ जाएंगे, क्या बचेगा आर, तो मैं इस 3 को, ये 1 2 3, 3 कॉमन, आर को मैं पहले लिख रहा हूं, आप बाद में भी लिख सकते हो। ये जो आर है ना एल्किल समूह का, ये इसको मैं पहले ले रहा हूं क्योंकि ये 3 1 2 3 1 2 3 3 आर भाई, आर कितने 1 2 3, ठीक है। और इसी प्रकार सी डबल ओ, ये रहा सी डबल ओ। अब ये जो सोडियम है ये तो इसके इस भाग से जुड़ जाएगा, सी डबल ओ एन हो जाएगा, ये साबुन है, ये साबुन का सूत्र। प्लस और क्या क्या बचा, मैं जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, प्लस लगाना है आपको यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। अब क्या बचा, CH2, ठीक है। अब इसका क्या बचा, OH, ये रहा ना 3 थे भाई, 3 का गुणा इसमें इसके साथ OH जुड़ जाएगा, क्या बचा CH, एक OH इसके साथ आएगा क्योंकि 3 है ना OH। इसी प्रकार तीसरा CH2, इसके साथ भी OH है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ये कौन है, साबुन, ये तो साबुन है, और ये क्या है, ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल क्या होते हैं, देखिए आपने पारदर्शी साबुन देखे होंगे, जैसे पियर्स का आता है, ग्लिसरीन के, ग्लिसरॉल के साबुन आते हैं, आपने जो पारदर्शी साबुन देखे होंगे, ये पारदर्शी साबुन जो है ग्लिसरॉल के बने होते हैं। तो आपको बात समझ में आई, ये साबुन का निर्माण हो रहा है, इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए साबुनीकरण क्या है, तो आपको याद रखना है, जब उच्च वसा अम्लों जैसे पामेटिक, स्टारिक और ओलिक अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे समीकरण को लिख देना पूरा, और साथ में ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये ग्लिसरॉल ये भी साबुन बनाने काम आते हैं, परंतु इनसे पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। देखिए पार्टियर्स का आता है, चमकदार पार देख सकते हो, उसमें चमकना सा साबुन आता है, रिपटने वाला स्किन सॉफ्ट सा साबुन आता है, वो क्या होते हैं, वो भी साबुन होते हैं, परंतु वो ग्लिसरॉल के बने होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए ना कि साबुनीकरण क्या है, तो आप तुरंत लिख दोगे ना कि साबुनीकरण क्या है, जब उच्च वसा अम्लों जैसे ओलिक, पामेटिक और स्टारिक जैसे अम्लों की, उच्च वसा अम्लों की अपक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है, साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण भी होता है। तुम देख लो ग्लिसरॉल बनता है, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। फिर समीकरण को लिख देना, फिर आगे क्या लिखोगे, इस क्रिया को हमने साबुनीकरण किया था, आगे लिखोगे, परंतु इस प्रकार प्राप्त साबुन में सोडियम क्लोराइड मिला करके इस साबुन को अलग कर लेते हैं। भाई ग्लिसरॉल अलग होगा, साबुन अलग होगा, इस तरह से बने साबुन में हम क्या मिला करके, इसमें हम सोडियम क्लोराइड मिला लेते हैं। सोडियम क्लोराइड मिला करके साबुन को और ग्लिसरॉल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखना है, ये बात यहां तक समझ लो। फिर आपको लिखना है कि केवल उच्च वसा अम्लों के बने साबुन ही, केवल उच्च वसा अम्लों के बने साबुन ही मृदु जल में उपयोग लाए जाते, मीठे जल में उपयोग। उच्च वसा अम्लों के जो साबुन बने, साबुन जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, उच्च वसा अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण अर्थात जो बने साबुन होते हैं, ये केवल मृदु जल में अच्छा परिणाम देते हैं। मृदु जल में तो अच्छी सफाई करते हैं, परंतु ये खारे जल में अच्छी सफाई नहीं देते। क्यों, खारे जल में क्या दिक्कत है, आपको लिखना है क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो क्या काम करते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम इस साबुन में उपस्थित सोडियम अणु को, इस सोडियम के अणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, खुद जुड़ जाते हैं उनकी जगह। फिर क्या बना देते हैं, फिर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं, जो जल में अविलेय हैं, घुलते नहीं हैं, जल में अविलेय हैं, जल में नहीं घुलते। इस कारण से फिर उनसे अच्छी तरह सफाई या वस्त्र साफ नहीं होते। सब वस्त्रों को साफ करने के लिए फिर अपमार्जकों का उपयोग किया, ठीक है। अब एक प्रश्न बन गया नया, प्रश्न क्या है, अपमार्जक साबुन से बेहतर और श्रेष्ठ क्यों है।
अपमार्जक साबुन से बेहतर तथा श्रेष्ठ क्यों? अलग से प्रश्न बना कि अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ या बेहतर क्यों? आप क्या जवाब लिखोगे सर इसको? आपने तो भी पढ़ा है अपमार्जक को, तो फिर हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन अपमार्जक के बारे में ये तो अभी आगे लास्ट बिंदु कि हमने देखा है कि उच्च जोबस अम्लों के साबुन होते हैं वो मीठे जल में तो अच्छा परिणाम देते हैं, सफाई देते हैं, परंतु खारे जल में वो अच्छा परिणाम नहीं देते। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि खारे जल में कुछ मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां पाई जाती हैं। फिर ये क्या काम करते हैं, जब इन पे साबुन को यूज किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम इस साबुन में से सोडियम के अणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। फिर किसके लवण बनेंगे? कैल्शियम की जगह कैल्शियम के, अगर मैग्नीशियम जुड़ेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनते हैं, जो खारे जल में घुलते नहीं है, खारे जल में नहीं घुलते, जिससे वस्त्र साफ नहीं होते, अर्थात ये सफाई नहीं होती। फिर सफाई के लिए क्या काम किया जाए? तो अच्छे परिणाम के लिए फिर हम अपमार्जक का उपयोग करें। अब अपमार्जक को पढ़ेंगे, साबुन को तो हमने पढ़ लिया, अब अपमार्जक को पढ़ेंगे, अपमार्जक क्या काम करता है। अब लेकिन अगर मैं अब अपमार्जक को आपको पढ़ाऊं तो फिर टाइम 30 से ज्यादा हो जाएगा, 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। मैं देखता हूँ एक बार, 27 मिनट पूरी ज्यादा हो जाएगा, तो इस कारण से अपमार्जक को हम कल पढ़ेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्पीडली। देखिए कैसे कैसे हमने पढ़ा था साबुन और अपमार्जक। आपको याद रखना है, आपने डिटर्जेंट शब्द क्या भली बात ही पढ़ती, तो डिटर्जेंट जो है लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला, अर्थात टू वाइप क्लीन स्वच्छ करने वाला। तो अतः साबुन तथा अपमार्जक इस क्षेत्र में काम करते हैं, सफाई के क्षेत्र में। फिर आपने पढ़ना है साबुन। साबुन के बारे में आपको क्या लिखना है? साबुन के बारे में आपको लिखना है कि साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन के 12 से लेकर के 18 परमाणु वाले उच्च वसाम्लों जैसे पामेटिक, स्टारिक और ओलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तब क्या होता है, जब इन उच्च वसा अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई है, तो आपको लिखना है जब इन वसा अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे फिर आपको क्या लिखना है, इस प्रकार प्राप्त साबुन को सोडियम क्लोराइड मिलाकर के पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल अलग बनता है, ये ग्लिसरॉल भी साबुन बनाने का काम आता है, जिससे पारदर्शी साबुन बनता है। फिर आपको आगे क्या लिखना है, इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से लिखना है, परंतु लेकिन उच्च वसा अम्लों के साबुन मीठे जल में तो अच्छा परिणाम देते हैं, परंतु खारे जल में अच्छा परिणाम ये नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि खारे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब खारे जल में साबुन को लगाया जाता है तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम इस साबुन में से किसको, सोडियम के अणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, खुद जुड़ जाते हैं, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं, जो खारी जल में नहीं घुलते, अर्थात वस्त्र साफ नहीं होते। फिर वस्त्रों की सफाई के लिए क्या काम किया जाता है? अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। कल पढ़ेंगे अपमार्जक। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बस।